Hello, genius minds. Once again, your social science teacher Aprajita is here with a new chapter of Geography, class 7th. So, children, let's start chapter number 15, the atmosphere. तो आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में और एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, that all we'll study in this chapter. So here we start. In this chapter we are going to read about composition of the atmosphere. Atmosphere के composition के बारे में पढ़ने वाले हैं. Structure of the atmosphere. Atmosphere का structure कैसा होता है, weather and climate, atmospheric air pressure, cyclones. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. There is a thick gaseous envelope surrounding the earth from all sides. हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट अर्थ को चारों तरफ से गैशियस एनवेलप ने घेर रखा है. इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और ये जो गैशियस एनवेलप है इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर. इट इज हेल्ड एट इट्स प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. और ये अपनी जगह पे, ये जो एनवेलप है गैशियस एनवेलप, ये अपनी जगह पे स्थिर कैसे है, कैसे रुकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज द रीजन. द थिकनेस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अबाउट 10,000 किलोमीटर. और एटमॉस्फेयर की जो, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो है 10,000 किलोमीटर. About 99% of the total mass of the atmosphere is found within 32 kilometers of the Earth's surface. The density of the atmosphere is the highest near the Earth's surface and becomes thinner as the height increases. अब ये जो density है atmosphere की, कहाँ पे thick है, कहाँ पे thin है, तो जो density है highest सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, Earth surface के पास. और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, ऊपर जाते हैं, तो ये पतली होती जाती है. फाइन. कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन के बारे में. एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कैसा है. द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट गैसेस इन डिफरिंग अमाउंट्स. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर किस चीज़ों का है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, जिसके की अमाउंट अलग अलग है. सारे गैस एक ही अमाउंट में नहीं है. इट हैज़, अब देखिए कौन कौन से गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में. इट हैज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन, वाटर वेपर एट्सेट्रा. नाइट्रोजन अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब ये जो गैसेस अवेलेबल हैं ये कितने कितने परसेंट में है एटमॉस्फेयर में. नाइट्रोजन इज 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%. Gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane and ozone are trace gases that account for about a tenth of 1% of the atmosphere. एटमॉस्फेयर के 1% का 10th हिस्सा जो है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन, ये जो दूसरी गैसेस हैं. देयर आर वाटर वेपर एंड वेरियस इम्प्योरिटीज इन द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है, भाप भी है, और इम्प्योरिटीज, गंदगियाँ भी हैं. क्या क्या है वो? डस्ट, स्मोक, salts, carbon monoxide and some other chemicals. Nitrogen is essential. अब देखिए गैसेस जो अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस हैं उसकी यूज़ क्या है, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो. नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अभी जो नाइट्रोजन है ये किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, किस में यूज़ होता है? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. Oxygen helps in combustion. Combustion means burning. Combustion का मतलब होता है burning. And oxidation. ये जो oxygen है ये help करता है burning में और oxidation. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants. Now we all know कि plants को carbon dioxide की ज़रूरत होती है.
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स रिलीज़ करते हैं या जो एनिमल्स रिलीज़ करते हैं वो इक्वल टू क्या होता है कि जितना प्लांट्स को चाहिए होता है, जितना प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. Thus, plants maintain a balance between oxygen and carbon dioxide present in the atmosphere. So, plants are responsible to make the balance between the oxygen and carbon dioxide जो कि atmosphere में present है. Carbon dioxide 0.03% is a vital component of the atmosphere as concentration of it controls atmospheric temperature. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितना 0.03%, ये एक एटमॉस्फेयर का एक वाइटल कंपोनेंट है क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम 0 to 4% by volume of the atmosphere depending on the place and time. वाटर वेपर वेरी करता है कि कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह की बात हो रही है और किस टाइम पे. इन द कोल्ड ड्राई आर्कटिक रीजन्स वाटर वेपर यूजुअली अकाउंट्स फॉर लेस दैन 1%. अब जहाँ पे कोल्ड ड्राई आर्कटिक रीजन है जो, वहाँ वाटर वेपर कितना होता है, वाटर वेपर अकाउंट्स ऑफ लेस दैन 1%. फाइन. While in humid tropical regions, अब जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिड होता है और ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो, वाटर वेपर कैन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 4%. वहाँ वाटर वेपर 4% है. वाटर वेपर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग वेदर. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी हियर, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजन 78%, then oxygen 21% and other gases 1%. Fine. Now the structure of the atmosphere. अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में. The atmosphere can be divided into vertical layers or zones which are determined by the temperature changes with altitudes. अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है, वर्टिकल लेयर्स में, वर्टिकल लेयर्स या वर्टिकल जोन्स में. ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इन वर्टिकल लेयर्स और जोन्स. देयर इज अ थिन बफर जोन बिटवीन ईच ऑफ द लेयर्स. हर लेयर के बीच में एक बफर जोन होता है. there are 5 layers of the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स हैं? 5 layers. They are discussed below. Now we'll discuss about these 5 layers of atmosphere. The first one is troposphere. पहला पढ़ेंगे हम troposphere. It is the closest layer to the earth. अर्थ के सबसे पास वाली लेयर जो है वो है troposphere. It extends to a height of about 8 km at the poles and 18 km at the equator. इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक जाती है? पोल्स तक तो 8 किलोमीटर्स और इक्वेटर तक 18 किलोमीटर्स. Its average height is 0 to 12 km. Almost all weather phenomena such as clouds, rainfall, fog, storms and hailstorms etc. occur in this layer. इसी लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में ही सारे वेदर फिनोमेनास होते हैं. जैसे रेनफॉल होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फॉग होता है, स्टॉर्म आता है एंड हेल स्टॉर्म ऑल्सो कम्स. इट इज़ मोस्टली हीटेड बाय द रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये हीट कैसे होता है? रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन ऑफ हीट है जिसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उससे हीट होता है ट्रोपोस्फेयर. Temperature decreases with increase in altitude at the rate of 1 degree centigrade for every 165 meters of ascent. Temperature decrease होता जाता है जैसे जैसे altitude बढ़ता जाता है. Pressure also drops as one moves higher. और ऊपर जाते हैं जब तो प्रेशर भी कम होता जाता है. It protects the earth from the excessive heat of the sun and keeps it warm at night.
और ये जो ट्रोपोस्फियर है ये अर्थ को बचाता है सन के एक्सेसिव हीट से और उसको रात में भी गर्म रखता है। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फियर है सबसे थिक लेयर है एटमॉस्फेयर की। द अपर मोस्ट एज ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। जो ये लेयर, इसका लेयर है जो ट्रोपोस्फियर का जो अपर मोस्ट एज होता है लेयर का, ट्रोपोस्फियर का अपर मोस्ट एज इज नोन एज ट्रोपोपॉज। It works as a boundary between troposphere and the stratosphere। और ये एक बाउंड्री का काम करते हैं किसके बीच में? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, जो नेक्स्ट लेयर है अर्थ की, इन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करता है ट्रोपोपॉज। फाइन। नाउ कम्स द नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फियर। Stratosphere lies above the troposphere and extends to a height of around 50 km above the troposphere। स्ट्रेटोस्फियर जस्ट ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है और इसकी हाइट कहाँ तक जाती है? 50 किलोमीटर्स ट्रोपोस्फियर के ऊपर। इट इज़ द आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसी लेयर में एरोप्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉन्स्टेंट while there is a gradual increase in the upper part। अब जो लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फियर का, वहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे इसके अपर पार्ट की तरफ जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर के। द स्ट्रेटोस्फियर इज वेरी रिच इन ओजोन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है। The concentration of ozone is 15 to 35 km. This gas absorbs the ultraviolet radiation of the sun and thus protects the earth from its harmful effects। हम सबको पता है कि सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उससे हमें ये स्ट्रेटोस्फियर बचाता है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। The upper part of this layer is called stratopause। अब स्ट्रेटोस्फियर का जो अपर पार्ट होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज, which separates it from मेसोस्फियर। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हर लेयर के बीच में एक बफर लेयर होती है। फाइन, एक बफर प्लेस होता है, तो वही बफर प्लेस ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज है और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में स्ट्रेटोपॉज। फाइन। नेक्स्ट इज द मेसोस्फियर। मेसोस्फियर अगली लेयर। द मेसोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। Here the temperature starts decreasing with height and reaches about 100 degrees centigrade at the height of 80 kilometer। अब मेसोस्फियर जो है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, और कहाँ तक पहुँच जाता है? रीचेज अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। फाइन। Meteoroids burn up in this layer as they enter from space due to friction and presence of some oxygen। अब जो meteoroids हैं वो जैसे ही इस लेयर में एंटर करते हैं स्पेस से, तो फ्रिक्शन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से वो बर्न हो जाते हैं। द मेसोपॉज, द upper part of this layer separates it from the ionosphere। अब ये जो मेसोपॉज है ये अपर लेयर है किसकी? मेसोस्फियर की, जो कि आयनोस्फियर से सेपरेट करता है इसको। द मेसोपॉज इज द कोल्डेस्ट प्लेस, और ये प्लेस जो है वो सबसे ठंडी जगह है। ड्यू टू द कोल्ड टेम्परेचर वाटर वेपर इन दिस लेयर इज फ्रोजन फॉर्मिंग आइस क्लाउड्स। नेक्स्ट कम्स द थर्मोस्फियर। Lying above the mesosphere, this layer extends between 80 to 700 kilometers। अब ये थर्मोस्फियर जो है ये मेसोस्फियर से ऊपर आती है। ओके, मेसोस्फियर से ऊपर वाली लेयर है थर्मोस्फियर, और इसकी हाइट कहाँ तक एक्सटेंड करती है? 80 to 700 किलोमीटर। Here temperature rises rapidly with increasing height। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। This layer contains electrically charged particles called ions।
अब इस लेयर में आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल्स, और इन्हीं आयंस से कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। रेडियो वेव्स आर सेंट बैक टू द अर्थ फ्रॉम दिस लेयर, इसी लेयर से क्या होता है, जो रेडियो वेव्स आती हैं वो वापस अर्थ पे चली जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर, इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं इस लेयर को, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। क्यों कहते हैं आयनोस्फीयर? बिकॉज इस लेयर में आयंस होते हैं। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द सन्स एक्स रेज। द नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा बोरेल्स आर सीन इन दिस जोन, इस जोन में नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑरोरा बोरेल्स। फाइन। Now children, the last layer is the exosphere. This is the outermost layer of the atmosphere which extends to a height of about 700 to 10,000 kilometer. ये जो exosphere है ये सबसे बाहरी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, outermost layer, और इसकी हाइट कहाँ तक एक्सटेंड करती है? 700 to 10,000 kilometer and merges with the interplanetary space, और ये जाके स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है interplanetary space के साथ। The air present here is very thin, containing gases like helium and hydrogen. अब यहाँ जो एयर प्रेजेंट होती है एक्सॉस्फेयर में ये बहुत थिन होती है और गैसेस के साथ वेरी थिन। इसमें गैसेस कौन कौन से होते हैं? दे आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। This is the layer where many man-made satellites orbit the earth, और यही वो लेयर है जहाँ पे बहुत सारे man-made जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑर्बिट में घूमते हैं। कहाँ? ऑर्बिट द अर्थ। The density becomes extremely low, इसकी डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लो होती है और it is highly rarefied. Now comes the weather and climate. वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट टर्म्स। देखिए वेदर और क्लाइमेट जो है ये एक नहीं है, दे आर नॉट द सेम, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्मॉल एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है? छोटे से एरिया में, इन अ स्मॉल एरिया, और छोटे से टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो क्लाइमेट होता है वो होता है एवरेज वेदर कंडीशन किसी बड़े एरिया का और लंबे टाइम तक के लिए। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखिए अब जो वेदर और क्लाइमेट के मेजर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन। फाइन। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कंसिडर्ड एज द टेम्परेचर। एयर की हॉटनेस या कोल्डनेस जो है, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये इज कंसिडर्ड एज टेम्परेचर, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर वी फील डेली इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। डेली जो हम टेम्परेचर फील करते हैं हॉट या कोल्ड, वो क्या होता है? एक्चुअली इट इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसोलेशन, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऑल्टीट्यूड एंड सरफेस टाइप। अब ये इन्फ्लुएंस किससे होता है? इन सब चीज़ों से, इंसोलेशन, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑल्टीट्यूड, इनसे। इंसोलेशन, व्हाट इज इंसोलेशन? द इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करती है उसे कहते हैं इंसोलेशन। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। अब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाते जो इंसुलेशन का अमाउंट है वो कम होता जाता है। फाइन।
The insolation is the greatest when the sun is directly overhead. जब sun बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, overhead होता है, तो insolation सबसे ज़्यादा होता है. When the sun is lower in the sky, insolation is lower. और जब sun sky में बहुत low होता है, तो वहाँ insolation भी कम होता है. As we move away from the equator towards the pole, the temperature decreases. Equator से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है. The poles received about 40% of the total insolation received at the equator. Poles कितना रिसीव करते हैं insolation? 40% of the total insolation, जितना कि equator रिसीव करती है उससे 40% रिसीव करता है. Okay, 40% of the total insolation received by the equator. Now see, this is mean annual global insolation. Okay. Now fact to know, as the places near the equator are hotter and the places away from the equator are colder. इक्वेटर के पास जो जगह होती हैं वो गर्म होती हैं और इक्वेटर से दूर जो होती हैं जगह वो ठंडी होती हैं. This is the reason that Somalia is very hot while Greenland is very cold. Now let's read about the distribution of temperature. Temperature का distribution किस तरह से होता है? The earth has divided into 3 heat zones. Earth has been divided into 3. इसके earth के 3 heat zones हैं. On the basis of the amount of heat received by the sun. सन से जो हीट रिसीव करती है अर्थ, उस बेसिस पे अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है. दे आर द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. लेट्स रीड अबाउट द टॉरिड जोन फर्स्ट. द टॉरिड जोन रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, सो इट इज द हॉटेस्ट जोन. टॉरिड जोन में जो सनरेज आती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं सनरेज वहाँ पे, इसलिए ये टॉरिड जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन है, सबसे गर्म जोन. द जोन लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. अब ये जो जोन है टॉरिड जोन, ये कहाँ से है? इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ in the north, and the tropic or south में tropic of Capricorn 23.5 degree south in the south. Equator से लेके north में tropic of Cancer 23.5 degree north and south में tropic of Capricorn 23.5 degree south. Days are and nights are roughly of equal length throughout the year. पूरे साल जो डे और नाइट होता है वो इक्वल, एक बराबर लेंथ का होता है. The temperate zone lies between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the north. अब नॉर्थ में ये टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में. एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द नॉर्थ. नॉर्थ में इन द साउथ. नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये टेम्परेट जोन है. द टेम्परेट जोन आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं. द फ्रिजिड जोन. द फ्रिजिड जोन लाइज द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब फ्रिजिड जोन कहाँ आता है? आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दीज जोन्स आर द कोल्डेस्ट. ये जोन सबसे ठंडे होते हैं. दे एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डे लाइट एंड 6 months ऑफ डार्कनेस. 6 महीने यहाँ पे डे लाइट होती है और 6 महीने अंधेरा होता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी? द वाटर हीट्स अप and cools down slower than the land. अब वाटर जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है. During daytime land gets heated very fast and at night it cools very fast. और जो लैंड है वो दिन में तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात को बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है.
On the other hand, the heating process of sea water is very slow. और दूसरी तरफ जो समुंदर का पानी है उसका जो हीटिंग अप प्रोसेस है वो बहुत धीरे है. This results the cool breeze from the sea during the day. इसका रिजल्ट ये होता है कि ठंडी हवा जो है वो सी से आती है दिन में. In the night the land is cooler, so a cool breeze blows into the sea. These winds help to reduce the difference in the day and night temperatures of areas near the shoreline, and there is not much difference between summer and winter temperatures. अब ये जो हवाएं चलती हैं ये क्या करती हैं? ये रिड्यूस करती हैं डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स में. और क्या होता है, समर्स और विंटर के टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. Now, altitude. What is altitude? The higher you go above the ground level, the cooler it is. जैसे जैसे ग्राउंड लेवल से हम ऊपर चलते हैं तो जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता जाता है. ओके, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. जैसे 165 मीटर इंक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड, उसी के साथ टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट. Now, surface type. The surface of a town or a city with lots of concrete structures will absorb more of insolation than a forest or the moist soil surface of a village. अब जो surface है टाउन का या सिटी का, जहाँ पे कि बहुत सारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो इंसुलेशन को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इंसुलेशन को, रादर दैन द फॉरेस्ट या जो मॉइस्ट सॉइल होती है फॉरेस्ट की या विलेज की, उससे ज़्यादा जल्दी ये कंक्रीट वाले जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो इंसुलेशन को एब्जॉर्ब करते हैं. सो टेम्परेचर्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर ग्रेटर दैन इन रूरल एरियाज़. इसलिए टाउन्स और सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई की तरफ रहता है rather than the temperature in the villages. Temperature is measured with a thermometer. Temperature किससे measure किया जाता है? Thermometer से. It measures the atmospheric temperature on a Fahrenheit or a Celsius scale. अब ये जो atmospheric pressure है इसको temperature कैसे measure किया जाता है? Fahrenheit या Celsius scale पे. We can convert the Fahrenheit reading into Celsius reading or vice versa using the following formula. फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो है ये. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32. इस फॉर्मूला से हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिल जाएगा. और अगर सेल्सियस में निकालना है तो द फॉर्मूला इज in brackets degree Fahrenheit minus 32 into 5/9. This changes to 5/9. Okay, so this is the formula to convert Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit into Celsius. Now, fact to know, the Fahrenheit scale was invented by Daniel Fahrenheit. Daniel Fahrenheit ने Fahrenheit scale को invent किया, and the Celsius scale was invented by Andreas Celsius. In India, Celsius scale is generally used. India में Celsius scale use किया जाता है, Fahrenheit नहीं. Now comes the atmospheric air pressure. Atmospheric air pressure is the weight of air pushing down on a unit area on the Earth's surface. Atmospheric air pressure क्या होता है? वो weight होता है, is the weight of air. Air का जो weight है जो push down करता है on a unit area, एक यूनिट एरिया में अर्थ के सरफेस पे. इट इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से. एंड इन द यूनिट ऑफ मिलीबार. किस यूनिट में मेजर किया जाता है? मिलीबार में. द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अबाउट 76 सेंटीमीटर.
नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड आर टू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करने वाले दो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर एंड ऑल्टीट्यूड। एयर एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, जब हवा गर्म होती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। इट बिकम्स लाइट एंड राइजेज अपवर्ड, जिस कारण जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, क्रिएटिंग एरियाज ऑफ लो प्रेशर। और जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। इन कंट्रास्ट द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स हैवी एंड सेटल्स डाउन क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर। इसके कंपैरिजन में जो कोल्ड एयर है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। फाइन, वार्म एयर एक्सपैंड होती है, कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, सेटल डाउन करती है, जिस कारण कि वहाँ उस एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक और कारण क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करने वाला? वो है अर्थ का रोटेशन। As we go higher, the layers of atmosphere get thinner. अभी हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर के लेयर्स थिन होते जाते हैं जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं। This is why the level of oxygen is low on high mountains. इसलिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब माउंटेन्स पे चढ़ते हैं लोग तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। दे डोंट गेट दैट मच ऑफ ऑक्सीजन जितना कि उनको लैंड पे मिलता है। तो वहाँ हायर ऑल्टीट्यूड्स में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता जाता है। मॉइस्ट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर दैन ड्राई एयर एंड इट इज़ लाइटर दैन द ड्राई एयर। जो मॉइस्ट नमी वाला जो हवा होती है, नमी वाली जो हवा होती है जिसमें नमी होती है, वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करता है और जो ड्राई एयर है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसलिए जो मॉइस्ट एयर है इट इज़ लाइटर दैन द ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर ड्राई एयर से ज़्यादा हल्की होती है। द एक्सेसिव evaporation adds more water vapor in the air in low altitudes in the torrid zone. It makes the atmospheric pressure low in such areas. See, these are the pressure belts. Now comes the wind. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जो एयर का मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है विंड। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को, जो विंड का मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को तो विंड कहा जाता है, लेकिन जो वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का उसे कहा जाता है एयर करंट। Wind is the name according to the direction, Wind is named according to the direction from which it blows. अब wind जिस डायरेक्शन से ब्लो करती है, जिस डायरेक्शन से वो विंड ब्लो करती है उसी के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। Wind directions is measured by the wind vane and its speed is measured by an anemometer. जो wind का डायरेक्शन है वो किससे मेजर किया जाता है? विंड वेन से। और जो स्पीड है विंड की वो मेजर की जाती है एनेमोमीटर से। वी कैन डिवाइड विंड इनटू 3 कैटेगरीज। अब विंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। विच आर दे? द प्लैनेटरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स। द विंड्स विच ब्लो इन फिक्स्ड डायरेक्शन throughout the year are called prevailing winds or permanent winds or planetary winds. जो winds एक fixed direction में, जिसका direction fix होता है, वो पूरे साल बहती हैं, उसे कहा जाता है prevailing wind या permanent wind या planetary wind। 3 नाम है इसके। These winds originate due to the presence of permanent high pressure and low pressure belts on the surface of Earth. The main planetary winds are, main जो planetary winds हैं वो कौन कौन से हैं? Trade winds, westerlies winds and polar winds.
Winds which blow from subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belts are called trade winds. वो विंड जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रेड विंड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ईस्टर्लीज, उन्हें ईस्टर्लीज भी बोलते हैं. द वेस्टर्लीज और एंटी ट्रेड ब्लो विंड्स in the temperate zone from the subtropical high pressure areas to the subpolar low pressure areas. The polar winds blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt. और जो polar winds है वो कहाँ से कहाँ तक blow करती हैं? वो polar high pressure belt से subpolar low pressure belt तक flow करती हैं. These winds are very cold and dry. और ये जो polar winds हैं ये बहुत ठंडी होती हैं और dry भी होती हैं. See, this is an anemometer and this is a wind vane. Okay? Wind vane is used to measure the direction of wind and anemometer is used to measure the speed of wind. Now, periodic winds are the winds which change their direction in different seasons during the year. एक साल में जो winds अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं उन्हें कहा जाता है पीरियोडिक विंड्स. डिफरेंट सीजन्स में अपना डायरेक्शन अलग अलग चेंज कर लेती हैं उन्हें कहा जाता है पीरियोडिक विंड. दीज विंड्स आर कॉज्ड बाय द अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द लोकलाइज्ड डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये जो विंड्स हैं ये क्या होता है, ये किस लिए बनती हैं, कैसे कॉज होती हैं? ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग. जो अनइक्वल हीटिंग और कूलिंग अर्थ सरफेस का होता है उस कारण ऐसा होता है. मॉनसून्स इन इंडिया आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और सीजनल विंड्स. जो मॉनसून आते हैं, मॉनसून्स में जो विंड बहती है वो है एक एग्जाम्पल पीरियोडिक या सीजनल विंड का. The monsoons which brings rain to the whole of India are called summer or southwest monsoons. The land and sea breeze blow along the coastal regions for a few hours only. जो land और sea breeze होता है वो coastal regions के along flow करती हैं लेकिन कुछ ही घंटों के लिए. The wind that blows from sea towards the land is called sea breeze. जो विंड सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है उसे कहा जाता है सी विंड, सी ब्रीज सॉरी. द विंड दैट एयर ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. और जो विंड लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है उसे कहा जाता है लैंड ब्रीज. नाउ द लोकल विंड्स. Winds blow only during a particular period of the day or year in a small area. एक छोटी सी जगह एरिया में जो विंड ब्लो करती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या ईयर इज नोन एज द लोकल विंड्स. लू इज हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोज. अब ये लू क्या है? ये हॉट एंड ड्राई विंड है विच ब्लोज ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन द समर मंथ ऑफ, कौन से मंथ में? मई एंड जून. ओके, लू चलती है बहुत. चिनूक इज वार्म एंड ड्राई विंड विच ब्लोज along the eastern side of the Rocky Mountains in North America. Then Fohn is also warm and dry wind. ये अलग अलग टाइप्स के winds हैं, local winds. Fohn is also warm and dry wind which blows across the Alps in winter and helps in ripening grapes in France. Then Harmattan wind is cool and dry which blows over northwest Africa and brings succor from heat. Next comes the humidity. क्या है ये humidity? The moisture content in the air is called humidity. एयर में जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी. इट इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. ये जो ह्यूमिडिटी है ये तीनों फॉर्म्स में एटमॉस्फेयर में मिलती है. द ह्यूमिडिटी लेवल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ह्यूमिडिटी वेरी करती है. If temperature is high, the rate of evaporation and humidity will be high.
अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा ही होंगे. Similarly, low temperature will result to low humidity. The air in the equatorial region has more moisture than in the areas of the world. Sorry, repeating this line again. The air in the equatorial regions has more moisture than in other areas of the world. जो इक्वेटोरियल रीजन्स में जो एयर है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होती है और दूसरे एरियाज़ में, वर्ल्ड के दूसरे एरियाज़ में कम होता है. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज एट हायर प्लेसेस. हायर जगह पे, हायर प्लेसेस पे जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो कम होता है. बट वी डू नॉट फाइंड मॉइस्चर इन द कोल्ड एयर ऑफ द पोलर रीजन. लेकिन कोल्ड एयर, जो पोलर रीजन में जो कोल्ड एयर रहती है उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता. We can measure the humidity with an instrument called hygrometer. जिस इंस्ट्रूमेंट से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है उसे कहा जाता है hygrometer. This is the hygrometer. Now comes the precipitation. Precipitation is the process by which condensed water fall down to the earth's surface. Precipitation एक वो प्रोसेस है जिससे कि जो कंडेंस्ड पानी होता है वो ज़मीन पे गिरता है. Rainfall, snowfall, hail और sleet are together known as precipitation. ये जो बारिश होती है या snowfall होता है या hail storm जब आता है तो ये इन सबको, और sleet जो होता है इन सबको कहा जाता है precipitation. Huge masses of water droplets are called clouds. जो बड़े बड़े मास होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के उन्हें कहा जाता है clouds, बादल. When they fall on the earth in a liquid form, it is called rain. और जब इन बादल बरसते हैं तो किस फॉर्म में? रेन के फॉर्म में बरसते हैं. Now types of rainfall. Rainfall is broadly categorized into 3 types. अब rainfall के भी 3 types हैं. Convectional rainfall, relief rainfall and cyclonic rainfall. Let's read about them, children. Convectional rainfall. Convectional rainfall is quite common in equatorial and tropical areas. Equatorial और tropical areas में ये जो convectional rainfall है ये common है. As these regions are hot, the air coming into contact with the Earth's hot surface heats up and rises vertically, producing a vertical air current. अब क्या होता है, ये regions जो हैं ये बहुत गर्म होते हैं, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स. तो जो हवा आती है जब इनके कांटेक्ट में आती है अर्थ सरफेस पे, हॉट सरफेस पे, वो हीटअप होती है और राइज करती है वर्टिकली, जिससे कि क्या प्रोड्यूस होता है? वर्टिकल एयर करंट. सी कन्वेक्शनल रेनफॉल. द एयर कूल्स डाउन एट द हायर ऑल्टीट्यूड एंड रैपिड कंडेंसेशन अकर्स. अब जब हायर साइड पे जाते हैं तो वो जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, कूल डाउन कर जाती है एंड रैपिड कंडेंसेशन स्टार्ट होता है. द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड विच ब्रिंग सडन एंड हैवी रेनफॉल. क्लाउड्स बनने शुरू होते हैं जिससे कि जब वो ठंडा हो जाता है तो क्लाउड्स बनने लगते हैं और उसके बाद हैवी रेनफॉल होती है. दिस सॉर्ट ऑफ रेनफॉल इज जनरली हैवी एंड इज यूजुअली मार्क्ड बाय थंडर. नेक्स्ट इज द रिलीफ रेनफॉल. Relief rainfall occurs when moisture-filled air strikes high relief such as mountains and is forced to rise. अब relief rainfall कब होता है? जब ये moisture-filled air जो है जिसमें कि नमी है, नमी वाली जो हवा है वो जाके high relief से mountains को hit करती है और and is forced to rise. As wind rises up the slope of mountain, it cools and condenses. और जैसे जैसे ये wind जो है ये ऊपर उठती है उस mountain के slope से वो ठंडी होती जाती है. Thus, rain occurs on the windward side of the mountain, whereas on the leeward side remains dry. जो windward side है वहाँ पे तो बारिश होती है, leeward side में बारिश नहीं होती. Western Ghats of India experience this type of rainfall. वेस्टर्न घाट्स, इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें रिलीफ रेनफॉल होती है. नेक्स्ट इज द साइक्लोनिक रेनफॉल. व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर एंड कोल्ड एयर मीट इन एन एरिया,
the warm air is forced over the cold air. अब जब किसी एरिया में वार्म या और मॉइस्ट एयर, नमी वाली हवा एंड ठंडी हवा ये मिलती हैं, तो जो वार्म एयर है इज फोर्स्ड ओवर द कोल्ड एयर. अब इसका रिजल्ट क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म. इट इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल जनरली अकर्स फॉर सेवरल डेज एट अ टाइम. और इस तरह की जो रेनफॉल है ये कुछ दिनों तक चलती है. वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एक्सपीरियंसेस सच टाइप ऑफ रेनफॉल. इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इस तरह का रेनफॉल होता है. दिस इज अ रिलीफ रेनफॉल. नाउ कम्स द साइक्लोन्स. A cyclone is a cyclone is a small low pressure system with winds blowing anti-clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. अब साइक्लोन क्या होता है? एक छोटा सा लो प्रेशर सिस्टम होता है, उसमें विंड्स क्या होते हैं? कभी एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमते हैं. Cyclones are roughly circular or oval in form. They cause severe damage to life and property. Cyclone जहाँ भी आता है वहाँ पे life and property को बहुत damage होता है. Their chief characteristics are, cyclone के chief characteristics क्या हैं? Very low pressure at the center of cyclonic circulation, torrential rains, strong winds and severe weather. These are the causes of characteristics of a cyclone. The Gulf of Mexico, Caribbean Sea and the east and west coast of India are the regions which experience cyclones frequently. इन जगहों पे cyclones जल्दी जल्दी आता है. This is a cyclone. See. Now fact to know, cyclones are known by different names. अब cyclones के भी अलग अलग नेम से अलग अलग जगह पे. In China, they are known as typhoons. चाइना में क्या बोले जाते हैं इनको? साइक्लोन्स को typhoons. In West Indies as the hurricane. West Indies में hurricane. In the Guiana lands of West Africa as tornadoes. And in Northwest Australia as willy-willies. The tornado, which often occurs in the Mississippi basin, may attain the velocity of up to 300 किलोमीटर पर आवर. अब ये जो टोर्नाडो है जो कि मिसिसिपी बेसिन में ज़्यादातर आता रहता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर. द 6 मेन टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स आर. अब साइक्लोन्स भी 6 तरह के होते हैं. पोलर साइक्लोन्स, पोलर लोज, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड मिजो साइक्लोन्स. नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. The atmosphere is an अभी हमने चैप्टर पढ़ा ये पूरा. इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने? Let's revise it in these important facts. The atmosphere is an envelope of air around the earth made up of various gases, water vapor, dust and other particles. Troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere are the different layers of the atmosphere. Weather is the condition of the temperature at a particular area over a small period of time. उसे कहते हैं weather. And climate is the average weather conditions of a large area over a long period of time. The element of weather and climate are. अब weather और climate के elements कौन से हैं? Temperature, pressure, wind, humidity, precipitation, etc. The degree of hotness or coldness of the air is termed as temperature. Atmospheric pressure is the weight of the air pushing down on a unit area on the earth's surface. The factors that control the temperature of a place, किसी जगह के जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, फैक्टर्स कौन से हैं? Latitude, altitude, distance from sea, winds, etc. Winds move from the area of high pressure to area of low pressure. There are 3 types of winds. कौन से winds हैं? Planetary, periodic and local winds. Rainfall can be classified into 3 types: convectional, relief and cyclonic rainfall.
Cyclones are violent storms associated with the high circulatory winds in the lower parts of the atmosphere. Fine children, I hope you have understood. अगर और समझना है अच्छे से तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to read the chapter again. Just go through the chapter again. Now let's do the exercise here. Objective type questions. Take the right option. The percentage of dash in atmosphere is 78%. किसका अमाउंट इतना है? इतने अमाउंट में एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन. Nitrogen in atmosphere is present as 78%. Dash influence the temperature at the coastal areas. Coastal areas में जो temperature किससे influence होता है? Monsoon winds, polar winds, land and sea breeze. It is influenced by monsoon winds. Dash is used to measure humidity. Barometer, rain gauge, hygrometer. Hygrometer is used to measure humidity. Dash is an example of precipitation. Rainfall, temperature, wind. Rainfall is an example of precipitation. Okay? Now, next is write T for true and F for false. The atmosphere is an envelope of air around the earth. Yes, this is true, children. So, write down T here. Okay? Water vapor content is very important in predicting weather. Weather को predict करने में water vapor content जो है वो बहुत important होता है. Yes, this is true. The higher the altitude of a place, the lower is its temperature. Yes, true. The amount of water vapor varies from time to time and place to place. Water vapor अलग अलग जगह पे अलग अलग time पे अलग अलग होते हैं. Yes, this is also true. When the temperature increases, the rate of evaporation decreases. No, this is false, children. So write down F here. Now fill in the blanks. The atmosphere is held to the Earth's surface by किससे held होती है वो? Gravitation. Gravitation. Okay? Rainfall and humidity are the two most important elements of. ये किस चीज़ के important elements हैं? Rainfall और humidity. They are the important elements of atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Fine? Winds blow from region of dash pressure to regions of dash pressure. High pressure say low pressure. So write down high pressure and low pressure. Regions of low pressure. When the air is full of dash, it is called humid day. जब air में क्या होता है तब humid day कहा जाता है. It is full of water vapor. It is full of water vapor. Okay? The degree of dash and dash of the air is termed as temperature. So, the degree of hotness and coldness of air is called temperature. Fine, children? So, children, this was all in this chapter, and as I told you earlier, फिर से एक बार chapter read कीजिएगा, then only you will be able to understand it much better. And stay tuned for the new video. We'll meet again with a new chapter. Till then, stay blessed and stay happy. Bye.